This is the Amresh NEET 12 of Amresh Harsh Academy. Batch is the Bhavijot. You know, unit and chapter is mathematical tools. दोनों का एक ही नाम है. And you know, this is the lecture number 2. Lecture 1 में algebra, trigonometry और log है. और लेक्चर 2 में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. तो आज हम लोग लेक्चर 2 पहले स्टार्ट कर रहे हैं. माय नेम इज डॉक्टर अमरेश चौधरी एंड कॉलिंग नाम इज हर्ष. टुडे आई विल डिस्कस यूनिट इज मैथमेटिकल टूल्स एंड यू नो दिस इज द लेक्चर नंबर 2. टॉपिक एंड सब टॉपिक्स आर ब्लॉक इज योर कैलकुलस. हम लोग कैलकुलस डिस्कस कर रहे हैं. जानते हैं जब आप लोग 10th पास किए होंगे ना, तो 11th में मैथमेटिक्स में एक चैप्टर आता है, उसको कहते हैं कैलकुलस. कैलकुलस एक्चुअल में होता क्या है, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, dy बाय dx, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन. या जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ऐसा ये सब कैलकुलस के अंदर आता है. तो जानते हैं कैलकुलस जो है वो बाबूजी है, मैथ्स का बाबूजी. इसके 3 ब्रांच हैं, बड़े पापा जी, छोटे पापा जी और बाबूजी. फर्स्ट वाले को कहते हैं बेटा लिमिट्स, सेकेंड वाले को कहते हैं डिफरेंशिएशन, एंड यू नो थर्ड वन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. सो यू कैन से दैट कैलकुलस हैज 3 ब्रांचेज. 3. One is the limits, second one is differentiation, third one is the integration. तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन कहते किसको हैं? इससे पहले एक स्टोरी सुनाता हूं. इसको कहते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इसमें एक ही लड़का है, प्रणव यहां पे देख रहा है और मैं भी हूं, ठीक है. तो प्रणव को ऐसा करते हैं, प्रणव ने एक दिन भगवान जी से कहा कि भगवान जी हमको बहुत कुछ दीजिए. तो भगवान जी बोल, जानते हो जब भगवान जी से कोई मांगता है ना, भगवान जी डायरेक्ट उनके पास नहीं आते हैं, पहले किसी और के पास आते हैं. तो वो मेरे पास आए, बोले हर्ष बेटा तुम्हें क्या चाहिए? मैं बड़ा संतोषी किस्म का आदमी हूँ, मान लो. मैंने कहा भगवान जी आपका दिया हुआ सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए. हाँ मेरा एक स्टूडेंट है प्रणव, उसको दे दीजिए. तो जो भगवान जी है वो प्रणव के पास आए, बोले प्रणव बताओ तुमको क्या चाहिए? बोलता है सर हमको बहुत कुछ चाहिए, मेरा रोज मूड चेंज होता है. आज मूड चेंज होता है कि मैं GK1 में घर ले लूं, किसी दिन होता है मर्सिडीज गाड़ी ले लूं, मेरा रोज मूड चेंज होता है सर. भगवान जी बोले अच्छा तुम लोभी लड़के हो, इसका मतलब है चलो फिर भी तुमने मांगा है तो देता हूं. भगवान जी ने एक डब्बा दे दिया और बोला प्रणव इसमें जो भी लिख के तुम डाल दोगे वही तुमको मिल जाएगा. प्रणव बड़ा खुश हो गया. भगवान जी जब चले गए तो प्रणव ने क्या किया, उसमें लिखा iPhone 13 Pro Max लिख के उसमें डाला. जैसे डब्बे में डाला और ऐसे घुमा, देखता है एक आदमी सामने जो है आके लेके खड़ा है, सर ये आपका आईफोन. बोलता है अरे भाई मैंने तो पेमेंट ही नहीं किया है. भगवान जी ने पेमेंट कर दिया है. ये खुश हो गया. अब क्या हुआ कि फिर इसने कहा कि मुझे GK1 में एक कोठी चाहिए, सबसे महंगी कॉलोनी होती है यहाँ साउथ दिल्ली में. तो इसने GK1 में लिखा एक कोठी, तुरंत इसको एक कोठी मिल गई, तुरंत चाबी सामने लेके खड़ा है. इसी तरह ये रोज रोज कुछ ना कुछ मांगता रहता था. भगवान जी हो गए परेशान, बोलते यार ये तो रोज मांगता है. तो भगवान जी ने कहा कि ऐसा करते हैं हर्ष, एक आइडिया है मेरा. मैंने बोला बोलिए सर. बोलता ऐसा करते हैं कि तुम भी कुछ मांग लो. मैंने कहा आप इतना जिद कर रहे हैं ना, तो आप ऐसा कर दीजिए कि प्रणव को जो भी दे रहे हैं उसका ट्वाइस कर दीजिएगा. सिर्फ बस जो भी प्रणव को आप दीजिएगा उसका ट्वाइस कर दीजिए. तो बताओ प्रणव ने अगर एक आईफोन मांगा तो मुझे कितने आईफोन मिलेंगे? 2 आईफोन. इसने एक मर्सिडीज मांगी है S क्लास, तो मुझे 2 मर्सिडीज S क्लास मिलेगी. तो कहने का मतलब प्रणव अपने मर्जी से जो मांगता है उसका डबल मुझे मिलता है. तो प्रणव की वैल्यू चेंज होते रहती है और ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, अपनी मर्जी से मांगता है. इसीलिए इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. वेरिएबल का मतलब है चेंज होने वाला वैल्यू, और इंडिपेंडेंट माना किसी पे डिपेंड नहीं करता है. यहां तक समझ में आई बात है? ये अपनी मर्जी से कुछ भी मांग रहा है और हर्ष को डबल मिल रहा है. तो हर्ष किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रणव पे. तो हर्ष यहां पे क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल. समझिएगा मेरी बात. दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल.
तो अगर मैं हर्ष को y बोल दूं और प्रणव को x बोल दूं तो y इक्वल टू 2x एक तरह का रिलेशन हो गया। इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x। इसी को फंक्शन कहते हैं। एक्चुअल में फंक्शन जो है ना क्या होता है पता है, स्टेबलाइज रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। एक ऐसा रिलेशन जो हमेशा स्टेबलाइज्ड हो, स्टेबलाइज्ड फंक्शन इज कॉल्ड रिलेशन। तुम लोग गाड़ी में भी जाते होगे, ट्रेन में जाते होगे, बोलते हो अरे भैया थोड़ा हट जाना, वो तुम्हारा भैया थोड़ी, राखी बांधने थोड़ी जाते हो तुम रोज रोज, लेकिन फिर भी भैया बोलते हो। वो स्टेबलाइज रिलेशन नहीं है, नॉर्मली भैया बोल देते हैं, लेकिन अपना भाई को जो है राखी बांधने जाते हैं वो स्टेबलाइज रिलेशन है। देखो y इक्वल टू 2x ये फिक्स्ड वैल्यू है, y इक्वल टू 3x फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये कैसा हो गया स्टेबलाइज रिलेशन। अगर कोई बोले सर y इक्वल टू डब्बा x है तो क्या ये फंक्शन है क्या? आंसर है ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इस डब्बा में कुछ भी हो सकता है। अब ऐसा है, एक दिन क्या हुआ कि भगवान जी को फिर मैंने कहा कि भगवान जी ऐसा कर लीजिए, इस बार मैं जो मांगूंगा ना उसका हाफ करके प्रणव को दीजिए। देखो बात तो एक ही है, y इक्वल टू 2x है तो x इज इक्वल टू y अपॉन 2। मैं हूं बड़ा चालू आदमी, मैंने क्या मांगा पता है, मैंने कहा भाई हमको एक मर्सिडीज भगवान जी दीजिए, तो प्रणव को आधा मर्सिडीज मिला काट के, ठीक है, मैंने कबाड़ा मिला उसको। मैंने कहा भगवान जी मुझे एक मैंने क्या कहते हैं आईफोन मैक्स तो 13 प्रो दीजिए, इसको आधा काट के मिला। तो कहने का मतलब क्या है, अब मैं जो मांग रहा हूं मुझे मिल रहा है, तो यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल मैं हो गया। समझ में आ रही बात है? सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यस, मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ध्यान दीजिएगा, मैं किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा हूं, तो जो किसी पे डिपेंड ना करे उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। क्लियर है मेरी बातें? बताते जाइएगा, बीच बीच में मैं गलत भी बोलूंगा। और यहाँ पे प्रणव डिपेंडेंट वेरिएबल है। कहने का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। अगर आपके पास y इक्वल टू 2x स्क्वायर है तो बेटा यहाँ पे x स्क्वायर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर y इक्वल टू 5 इंटू ई टू दी पावर x है तो ये x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो बाद में होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो पहले होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन एक्चुअली में होता क्या है पहले समझ लीजिए, फिर बाद में बात करेंगे। डिफरेंशिएशन होता क्या है? सपोज करो कि अगर आपके पास एक पॉइंट था जिसका नाम था y1, थोड़े टाइम के बाद इसकी वैल्यू चेंज हो गई, वो हो गई y2। पहले जब टाइम था वो था t1, बाद में जब टाइम हो गया उसका नाम हो गया t2। तो देखो y1 t1 टाइम में था और y2 t2 टाइम में था, तो बताओ कितना चेंज हुआ? तो हम लोग बोल सकते हैं कि y2 माइनस y1 चेंज हुआ, यस और नो? अच्छा कितना टाइम में चेंज हुआ? तो t2 माइनस t1 है, तो पर यूनिट टाइम में कितना हुआ? तो y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। समझे मेरी बात? तो इसका मतलब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा t, मतलब चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू t। अब सपोज कीजिए कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, आप यहां सपोज ये वैल्यू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और यहाँ पे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड ऐसा टाइम है। देखो 1 1 पे ऑब्जेक्ट यहाँ है, 2 2 पे ऑब्जेक्ट यहाँ है, 3 3 पे ऑब्जेक्ट यहाँ है। अच्छा अगर मुझे पूछा जाए कि ये कितना चेंज हुआ, देखो ये है 2 और ये है 1, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पे रेशियो क्या हो गया, सेम आ रहा है। फिर देखो यहाँ कितना चेंज हुआ, यहाँ पे यहाँ ये वाला 3 माइनस 1, मतलब 3 माइनस 3, दिस इज आल्सो 1। इक्वल चेंज अगर आ रहा है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ अगर कर्व ऐसा रहे, यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट किसका है x1, y1, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2। अब मुझे बताइए यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है, तो यहां से यहाँ y2 है, यहां से यहाँ y1 है, तो दिस इज द y2 माइनस y1, यस और नो? दिस वन इज द x2 माइनस x1। अगर यहाँ पे थीटा एंगल है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी tan थीटा को स्लोप कहते हैं, इसी tan थीटा को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं।
तो लिख लीजिए कॉपी में, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर कोई पूछे स्लोप किसे कहते हैं, तो किसी भी कर्व का टेन थीटा स्लोप होता है, किसी भी कर्व का परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्लोप होता है। अच्छा बताइए, यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये पॉइंट यहां पे आ जाए या इसी पॉइंट यहां पे आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, मतलब बहुत क्लोज अगर आ जाए, तब क्या होगा? तो भी हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन जब क्लोज हो जाएगा तो ये डिस्टेंस तो बहुत नजदीक हो जाएगी ना, तो इसको क्या लिखेंगे पता है? लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। इसका मतलब है चेंज इन x वहां पे लगभग 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है, लगभग 0। देखो अगर ये छोटा सा कर्व ऐसे होता, ऐसे होता, और मान लो ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? अगर मान लो ये इतना छोटा है, इतना छोटा ट्राइंगल है, तो क्या बोल सकते हैं? x2 माइनस x1 टेंड्स टू 0। जानते हैं लिमिट, और पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा और लिमिट कट जाता है और क्या बन जाता है? dy बाय dx बन जाता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया? dy बाय dx। ऐसा कब होता है? जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 है। तो पहले प्रॉपर लिखिए, टेन थीटा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। टेन थीटा इज इक्वल टू dy बाय dx। अब देखो dy बाय dx को डिफरेंशिएशन कहते हैं और टेन थीटा को स्लोप कहते हैं। तो कोई अगर पूछे कि डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं, तो क्या बोलना है? कि किसी भी कर्व का जो टेंजेंट होता है उसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसी को डेफिनेशन क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ द कर्व इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। लिखिए कॉपी में, स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट, slope of the curve at any point is called differentiation। प्रणव कुछ पूछना चाह रहे थे, पूछिए। सर ये जो लिमिट और डेल्टा है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं? यस, लिमिट और डेल्टा कैंसिल होके वो डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉल एलिमेंट इसको कहते हैं। जी सर, और आपने 2-3 स्लाइड पहले y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर लिखा था, तो उसमें x वेरिएबल है या x स्क्वायर वेरिएबल? ये x वेरिएबल है, स्क्वायर तो नंबर होता है, x वेरिएबल है, उसी के अकॉर्डिंग पावर भी होते चले जाएंगे। यहाँ तो तुम कहोगे e टू द पावर x वेरिएबल है, नहीं, x वेरिएबल है, e तो एक कांस्टेंट होता है। जी सर। सर आपने लेक्चर 1 करवा दिया है क्या? नहीं, यू नो टेन थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन dx, यहां तक क्लियर है? तो किसी भी कर्व का स्लोप जो होता है, तो ऐसे करो, पहले हाथ ऐसे टेढ़ा कर लो, मान लो ऐसे टेढ़ा कर लीजिए, और यहां पे एक लाइन खड़ा कर दीजिए ऐसे। ये जो लाइन हो जाएगी ये क्या होगी? स्लोप। यही साइन थी, मतलब डिफरेंशिएशन होगा किसी भी कर्व का। अगर यहां पे ऐसे कर्व ड्रॉ कर दिए, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो किसी भी कर्व का टेंजेंट, देखिए सपोज कीजिए आपके पास एक कर्व है जनाब, इसका टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो इस टेंजेंट किसी पॉइंट पर उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। अभी कुछ बच्चे आए थे मेरे पास, वो कह रहे थे सर स्लोप इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन। गलत, स्लोप एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो डेफिनेशन फिर से सुनिएगा, स्लोप ऑफ अ कर्व एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब तुम कहोगे सर डिफरेंशिएशन का जो मदर है वो कौन है, माता जी कौन है? देखो बहुत टीचर को मैं देखता हूं ये पढ़ाते ही नहीं है क्योंकि ये डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं बताता हूं इसको जरूर सीखो। कॉपी में लिखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल, या इसी को एब इनिशियो कहते हैं, इसी को रूट ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं बेटा। यहां डिफरेंशिएशन यहीं से स्टार्ट होती है, यही मम्मी है इसकी। कैसे स्टार्ट होती है सुनिए। सपोज कीजिए आपके पास y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है,
अब समझ में आ गया फंक्शन किसको कहते हैं? स्टेबलाइज रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। अब दिमाग में होना चाहिए, आज रास्ते में जाके किसी को भैया या भाभी या दीदी बोल दिया तुमने, तो वो तुम्हारा फंक्शन नहीं है। हाँ, घर में आके अपनी भाभी को अगर भाभी बोला तो फंक्शन है, अपने भाई को भाई बोला तो वो फंक्शन है, क्योंकि स्टेबलाइज रिलेशन इज ऑलवेज कॉल्ड फंक्शन। तो यू नो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो आपको पता है यहाँ x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर बेटा आप x में चेंज करोगे, जैसे प्रणव ने मांगा भगवान जी से कुछ और, तो मुझे भी उसी के रिस्पेक्ट में मिलेगा, तो ये क्या हो गया? y प्लस डेल्टा वाई। समझिए, बाद में लिखिएगा। फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, वंस मोर, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। यहां पे x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर x में चेंज हुआ, x प्लस डेल्टा x, मान लो 5 रुपया था, उसने कहा भगवान जी बस एक ही 5 रुपया का कॉइन दिया आपने, 50 रुपया और भेजिए, तो 5 प्लस 50 मतलब 5 प्लस 50, तो ये x प्लस डेल्टा x। जब x में चेंज होगा तो y में भी चेंज हो रहा है, y प्लस डेल्टा x। यहां तक समझ में आया? ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट है बेटा, ये इक्वेशन आपके पास सेकंड है। सेकंड में से फर्स्ट निकाल लीजिए, मतलब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना है। तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, तो क्या बचेगा? डेल्टा वाई इज इक्वल टू, यहां क्या बचेगा? फंक्शन प्लस एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। कुछ बच्चे कहते हैं सर फंक्शन ऑफ एक्स काट दें क्या? ऐसा नहीं करता है कभी भी, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। दोनों साइड में डेल्टा एक्स डिवाइड कर दीजिए। क्यों डिवाइड करें? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। तुम पूछोगे सर क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम लोग चेंज निकालना चाहते हैं, डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। यहां तक क्लियर है? दोनों साइड लिमिट ले लीजिए, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। यस और नो? मैंने बोला है कि लिमिट और डेल्टा खत्म होके क्या बन जाता है? dy बाय dx हो जाता है। तो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको निकालना है, इसी फॉर्मूला में डाल दीजिए। जिस बच्चे का क्लास 11th में मैथ्स होगा वो बच्चा इसको सॉल्व किया होगा। अगर आपके पास y इज इक्वल टू एक्स टू दी वाई मतलब फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, अगर आपके पास x टू दी पावर n है, उसको इसमें डाल के बहुत लंबा जब सॉल्व करते हो ना, तब फॉर्मूला आता है। क्या आता है पता है? n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ये बहुत सॉल्व करके आता है। आप लोगों को प्रूफ मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया, तो तुम बोलोगे यहां से आता है, यहां से सॉल्व करके आता है। तो यू नो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। लिखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ये कहां से आया? तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ये आता है। क्या जेई के बच्चों को अभी प्रूव करना है क्या? यस, मैथ्स में प्रूव करना है, फिजिक्स में प्रूव नहीं करना है। अब मुझे बताइए रिधिमा मैडम, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5 क्या होगा? बोलो। x टू द पावर n है, तो 5 इंटू एक्स टू 5 माइनस 1 मतलब 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। यस और नो? इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 7, प्रणव बताइए क्या होगा? जल्दी बोलो। 7x to the power 6। 7x to the power 6। इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर माइनस 4, बताइए मेहर क्या होगा? -4x raised to the power of -5। -5, इसी को -4 अपॉन x टू द पावर 5 भी लिख सकते हैं।
इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर -3, पूजा महारानी क्या होगा? -3x to the power -4. यू नो -3 इंटू x टू द पावर 4। मैंने सबसे एक एक करके पूछ लिया, ठीक है। नाउ अब दूसरा फॉर्मूला, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो चेंज ही नहीं होता है ना, ठीक है। कोई कांस्टेंट अगर 5 रुपीज है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0। तो लिख लीजिए फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। अगर तुम कहोगे सर डिफरेंशिएशन ऑफ c इंटू एक्स टू द पावर n है, तब कैसे करेंगे? जब अकेला कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन अगर वो किसी के साथ रहता है, किसी वेरिएबल के साथ रहता है, तो वो बाहर हो जाता है। c इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, आंसर इज c इंटू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। क्लियर है? सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v अगर है तो क्या कर सकते हो? अलग अलग पढ़ते कैसे हैं सुनना। बहुत लोगों को मैथ्स पढ़ना नहीं आता है, इसलिए उसको मैथ्स नहीं आती। डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v, ऐसे पढ़ना चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस v इक्वल टू क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v। कुछ क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा। अगर आपके पास है डिफरेंशिएशन ऑफ 500, प्रणव आंसर बताओ क्या होगा? 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन ऑफ 5 इंटू एक्स टू द पावर 7, बताइए पूजा क्या आंसर होगा? 5x to the power 7 minus 5 पहले कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। अब x टू द पावर 7 का डिफरेंशिएशन 7 इंटू एक्स टू द पावर 6, यू नो 35 इंटू एक्स टू द पावर 6, ये बोलना था। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 4, रिधिमा 3x to the power 2 plus 4x to the power 3। क्लियर है मेरी बातें? नेक्स्ट, अब इसी तरह से किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन से, डिफरेंशिएशन ऑफ e क्या होता है? e एक कांस्टेंट होता है, उसको एक्सपोनेंशियल वेरिएबल कहते हैं। इसकी वैल्यू 2.732 होती है, कुछ बुक में 2.714 लिखा होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट है भैया, मुझे और नहीं पता करना। अब डिफरेंशिएशन ऑफ 2000, फटाफट सारे एक साथ बोलते चलो, सारे साउंड को ऑन रखो, बहुत टाइम नहीं तो कंज्यूम हो रहा है। 0। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर -1, मेहर बताइए। सर 0। डिफरेंशिएशन ऑफ पाई स्क्वायर क्या होता है? 2 पाई। आंसर 0, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है बेवकूफ लड़की। अब पाई क्या है वो मैं बताता हूँ। 10th तुम लोग पास करके आए हो, ये तो पक्का है, किसी ने डिग्री खरीद के नहीं आया होगा। लेकिन अगर मैं तुम लोगों को पूछूं कि पाई क्या होता है तो तुम लोग क्या बोलोगे पता है? सर 22/7 जो होता है वो पाई होता है। सर 3.14 जो होता है वो पाई होता है, यही बोलोगे। लेकिन अगर कोई मुझे पूछेगा ना कि पाई क्या होता है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा। मैं क्या बोलूंगा पता है? अगर ये छोटा सा गोलू है और ये बड़ा सा गोलू है या और बड़ा सा गोलू है, अगर इसका डायामीटर d1 है और इसका सरकमफेरेंस c1 है, इसका डायमीटर d2 है, इसका सरकमफेरेंस c2 है, इसका डायमीटर d3 है, इसका सरकमफेरेंस c3 है, चाहे कितना छोटा भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सबका जो रेशियो होगा ना c1/d1, c2/d2, c3/d3, ये हमेशा कांस्टेंट होगा और वही कांस्टेंट पाई होता है। अब तुमको जरा देखना, घर में तुम कोई छोटा सा बॉल लेके देखना, बॉल का सरकमफेरेंस डायमीटर का रेशियो पाई होता है। ये हमारा अर्थ अगर गोल है, स्फेरिकल है, तो उसका सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसीलिए 10th और 9th में फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने c = πd, लेकिन टीचर ने ये चीज नहीं बताया होगा जो मैं बता रहा हूं। c = हमेशा πd इसलिए होता है क्योंकि किसी भी शेप का c और d का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है बेटा।
और डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस होता है, तो c इक्वल टू 2 पाई r। यस और नो? तो कोई अगर पूछे कि क्या सर पाई की वैल्यू एग्जैक्टली 22/7 होता है क्या, आंसर है नहीं। 2 2 2 1 1 1 और बड़ा बड़ा नंबर सा होता है, ठीक है। 3.142137629 इतना बड़ा डिजिट, और उसके बाद डॉट 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 लगा रहता है और भी जाते रहता है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। हाँ, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो निकाल दीजिए। नाउ क्वेश्चन इज यार डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 6। फटाफट एक एक बच्चे बोलते चलना, चलो सारे साउंड को ऑन रखिए। पूजा बताइए डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 6। 6x जल्दी 5 बोलो, ठीक है, कल पनवेल भी निकलना है मुझे। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर -3 प्रणव। -3 upon x raised to 4. x टू द पावर 4, वेरी गुड। डिफरेंशिएशन ऑफ √x, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखो √x का मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर हाफ। अब हाफ का फॉर्मूला लगाइए, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर हाफ को क्या लिखेंगे, हाफ इंटू x टू द पावर हाफ -1, यू नो, हाफ इंटू x टू द पावर -हाफ, यू नो। अब -हाफ है तो इसको नीचे लेते आइए, तो +हाफ, 1/2 इंटू x टू द पावर 1/2। इसी को हम लोग लिख सकते, क्योंकि नेगेटिव पावर रहने पे नीचे लाने पे पॉजिटिव हो जाता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो 1/2 √x। अब ये फॉर्मूला की तरह ट्रीट करना है आपको कि डिफरेंशिएशन ऑफ √x क्या होता है, 1/2 √x। लिख लीजिए कॉपी में, क्योंकि बहुत बार यूज होगा। एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने का ये फायदा होता है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, 15-18 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है कि जो क्वेश्चन कराऊंगा फॉर्मूला की तरह कब यूज होगा। तो अगर कोई पूछे डिफरेंशिएशन ऑफ √x क्या होगा, तो 1/2 इंटू √x। अब इसी तरह से घर से अपने से करके बताइएगा मुझे, x टू द पावर 1/3 की वैल्यू क्या होगी, x टू द पावर 2/5 की वैल्यू क्या होगी, x टू द पावर -3/7 की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, डिफरेंशिएशन ऑफ 4x³ -3x² + 4/x² -8। ध्यान देना बेटा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा पता है, अलग अलग करूंगा इसको। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ u + v = du/dx + dv/dx। तो सबसे पहले इसको अलग कीजिए, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 3x², फिर इसको भी अलग करो, डिफरेंशिएशन ऑफ, अब देखो x² ऊपर उसको लेके चले जाओ, x टू द पावर -2 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 8, ठीक है। अब 4 कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए। x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x², 3 कांस्टेंट है बाहर, x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। 4 को बाहर कर दीजिए, x टू द पावर -2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -2 इंटू x टू द पावर -3, और अकेला कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। 0 हमेशा इस तरह से लिखना, इस तरह से नहीं, है तो O है, 0 इस तरह से होता है, अंडा के तरह का होता है। So you know your answer is 12x² -6x -8/x³। This is your final answer. Means differentiation of u plus v is equal to differentiation of u plus differentiation of v. Next. अब इसी तरह से देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ 5x टू द पावर 4, मैं आगे भी शीट दे दूंगा, आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा देता हूं यहाँ पे सामने। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 4, तो 5 इंटू 4x टू द पावर 3। 4 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन 3/4 इंटू x टू द पावर 3/4 -1। 3 कांस्टेंट है, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू x का डिफरेंशिएशन, देखो dx/dx। बहुत बच्चे कहेंगे कि सर 1 होगा, आंसर तो 1 होगा, लेकिन आप ऐसे ऐसे कट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा कट का कोई लॉजिक नहीं है। जब भी ये होता है तो फॉर्मूला लगाइए, 1 इंटू x टू द पावर 1 -1, तो 1 इंटू x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ऐसा लिखना पड़ता है।
अगर कोई आपको कहे कि dx अपॉन dx मैंने कट करके 1 लिख दिया तो उसका बड़ा सा क्रॉस कर देना, बोला भैया तुमको आता नहीं है। अगर कोई बोले हाँ डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होता है, हाँ 1 होता है, लेकिन कैसे होता है, ये फॉर्मूला से होता है 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, दिस इज इक्वल टू 1। सो योर आंसर शुड बी 4 and 4 is cancel, 5 4 जा 20x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 by 4 माइनस 1, तो माइनस 1 by 4 माइनस 6x प्लस 2। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, 20x क्यूब प्लस 3 अपॉन एक्स टू द पावर 1 by 4 माइनस 6x प्लस 2। आंसर क्लियर है रिधिमा? समझ में आ रहा है सारा? वेरी गुड। नेक्स्ट, फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका मैंने लिस्ट यहां पे बना दिया है, ठीक है। प्रणव एक एक करके पढ़िए। प्रणव फर्स्ट नंबर, A differentiation of x to the power n is equals to n into x raised to n minus 1. पूजा। Differentiation of constant equals to 0. रिधिमा। Differentiation of cx constant is आवाज equal नहीं to आ रही है। constant. डिफरेंशिएशन ऑफ cx इज इक्वल टू c, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 है, ठीक है। प्रणव, सारे साउंड ऑन रखिए। A differentiation of cu is equals to c into differentiation of u. क्यों? क्योंकि यहाँ पे u वेरिएबल है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। मेहर, Differentiation of u plus v with respect to x is equal to differentiation of u with respect to x plus differentiation of v with respect to x. देखा ना, ये भी सही बोल रही है, एक अलग तरीके से इसने बोला, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v विद रिस्पेक्ट टू x, माने x के रिस्पेक्ट में है, तो du by dx प्लस dv by dx। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस v, हर्ष मैं बोलूंगा अब, डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस v विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v। अब एक दो फॉर्मूला और एक्स्ट्रा है, इसको याद रखने का तरीका बताता हूं। अगर दो लड़के की पिटाई करनी है तुम्हें u और v का, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? पिटाई करना, छोटा करना। किसी भी फंक्शन को छोटा करने को डिफरेंशिएशन कहते हैं। देख तो यहाँ पे x पे पावर n है, या छोटा हो गया, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 हो गया। तो डिफरेंशिएशन का मतलब छोटा करना, टेंजेंट निकालना। जब दो लड़के की पिटाई करनी है तो एक साथ पीटने कभी मत जाना, नहीं तो दोनों मिलकर तुम्हें पीट देंगे। पहले अलग अलग करके पीटो। तो सबसे पहले u को बोलो छोड़ दिया तुमको, तुम भाग जाओ यहां से, v की डिफरेंशिएशन कर दो। फिर v को बोलो तुमको छोड़ दिया, आप जाओ, और u का डिफरेंशिएशन कर दो। तो क्या फॉर्मूला हो गया? डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v इज इक्वल टू u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u। इसी तरह से अगर कोई फर्स्ट फ्लोर में और कोई ग्राउंड फ्लोर में रह रहा है तो कैसे पिटाई करना चाहिए? ग्राउंड फ्लोर वाले को छोड़ दो, तो v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। लिख लीजिए दोनों फॉर्मूला। नाउ अब अगर आपके पास u इंटू वी का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 7 इंटू x टू द पावर 4 इस तरह से दिया है। तुम कहोगे सर मैं डायरेक्ट भी तो कर सकता हूं, x पे पावर 7 इंटू एक्स पे पावर 4, पावर ऐड हो जाएगा। हाँ वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन मैं इसमें फॉर्मूला लगाने के लिए बता रहा हूं। ये u है, ये v है, या अगर ज्यादा दिक्कत है तो इसको अलग तरीके से कर लेते हैं। लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। अब देखो ये u है और ये v है, तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v का? u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। पहले फर्स्ट वाले की पिटाई करो, ठीक है, पहले फर्स्ट वाले को छोड़ दो, फिर दूसरे वाले की पिटाई करो। तो करते चलिए कॉपी में, 2x प्लस 3 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस बार दूसरे वाले भैया को छोड़ दो और पहले वाले भैया की पिटाई कर दीजिए दबा के, ठीक है। अब यू नो 2x प्लस 3। अब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है बताइए पूजा? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? X to the 2x to the power 1. अरे 2x बोलो डायरेक्ट। 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 0. प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। रिधिमा
2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x ना, अच्छा सॉरी x 2x कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन तो 1 हुआ ना बेटा, यस सर 2 और 3 का डिफरेंशिएशन 0 हुआ, यस और नो। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जब 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10, 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर is equal to is equal to 6x square plus 6x plus 10. This is your final answer. Clear है? Now new topic लिखिए, derivatives of trigonometric functions. Derivatives of trigonometric functions. इस बार हमें ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म का डिफरेंशिएशन निकालना है। अच्छा, ये सब आता कहां से है? यहां तो मैं लिस्ट बना रहा हूं, प्रूफ तो नहीं दे रहा हूं ना, क्योंकि मेरा टैगलाइन क्या है कि विदाउट प्रूफ हम लोग बात नहीं मानेंगे। तो भैया क्लास 11th का मैथ्स में जो बच्चा है वो इसका प्रूफ देगा, आप लोगों को सिर्फ याद करना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स ये कहां से आता है? फर्स्ट प्रिंसिपल से आता है। कोई अगर पूछेगा कि ये डेरिवेटिव कहां से आ रहा है, बोलोगे फर्स्ट प्रिंसिपल से आता है, और वो बड़ा सा डेरिवेशन होता है। ठीक है, यहां सिर्फ हमें फॉर्मूला याद रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस साइन एक्स। जहां भी को वर्ड देखो माइनस साइन लगाओ। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये शॉर्टकट इसमें है, को वर्ड देखिए माइनस साइन लगाइए। नेक्स्ट वन, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन। पहले मैं तुम लोगों को बताता हूं एक्सपोनेंशियल होता क्या है। आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि किसी कंपनी का ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंट वे से हुआ। देखो, अगर स्ट्रेट लाइन ग्रोथ हुआ, मतलब कहने का मतलब जितना पैसा लगाया उतना इनकम मतलब प्रॉफिट हुआ, ऐसे करके, इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन ग्रोथ। किसी कंपनी में आपने देखा होगा कि कम पैसा लगाया ज्यादा फायदा होता है, देखो इस तरह से, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व। समझ में आई बात है? ये क्या है? एक्सपोनेंशियल कर्व है, मतलब कहने का मतलब कम चीज लगाया ज्यादा फायदा होने लगा, उसको एक्सपोनेंशियल कर्व होता है। जैसे सपोज करो मम्मी को तुम लोग एक जलेबी मांगते हो, मम्मी खुश होकर 2-3 जलेबी दे देती है, एक्सपोनेंशियल कर्व। भाई से, अपना बड़े भाई से जो है, तुमने एक दिन फोन मांगा, तुमको 2-3 चपेटे लगा दी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, तो कहने का मतलब जब थोड़ा सा ये किया और ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बेटा e टू द पावर x, a टू द पावर x, 2 टू द पावर x, 5 टू द पावर x, 7 टू द पावर x, ऐसा लिखते हैं। कहने का मतलब क्या है कि पावर में वेरिएबल होना चाहिए। तुम कहोगे सर x टू द पावर x क्या? ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक टाइप का एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पर रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये नहीं है। एक नई चिड़िया यहां देख रहे होगे, ये नई चिड़िया आपको log x दिख रहा होगा। फर्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि log x क्या होता है। देखिए, अगर मान लो आपके पास इस तरह से बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, 5x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3, इस तरह का। जब इस बड़े कैलकुलेशन को सॉल्व करना हो ना, तो इसके लिए एक टर्म लिया जाता है, उसको कहते हैं लॉगरिदम। एक टर्म होता है लॉग। लॉग लेने से ये बड़ा कैलकुलेशन छोटा बन जाता है। तो अगर कोई पूछे लॉग क्या है, तो कहोगे कि एक मेथड है जो कि बड़े कैलकुलेशन को छोटे कैलकुलेशन में कन्वर्ट करता है। अभी ये सब हम डिस्कस नहीं करेंगे, फर्स्ट में करेंगे। यहां सिर्फ हमें क्या याद रखना है कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर या a टू द पावर x है, तो क्या होगा आंसर? तो आंसर होगा a टू द पावर x log a। कहां से आया? फर्स्ट प्रिंसिपल से आया। अगर किसी ने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ 2 टू द पावर x, तो बताइए प्रणव भैया क्या आंसर होगा इसका? 2 to the power x into log 2। log 2।
आपको पता है ये log 2 जो है इसका बेस हमेशा e है, इसको नेचुरल लॉग कहते हैं। अब a टू द पावर x जो है वो a टू द पावर x log a होता है, तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर x log a। अब इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, बताइए रिधिमा क्या होगा? e टू द पावर x log e, log e. बेस e, यस और नो? Yes sir. अब आपको पता है log e बेस e की वैल्यू 1 होती है, वो log पे टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ पे e टू द पावर x हो गया, देखिए प्रूव कर दिया मैंने। इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू क्या होता है? 1/x। मतलब 3 फॉर्मूले आपको यहाँ पे याद रखने हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर x log a। Differentiation of e to the power x equal to e to the power x log e is equal to e to the power x. Differentiation of log x is equal to 1/x. अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। Differentiate the following with respect to x. इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएगा? कौन बताएगा मुझे? मेहर बताइए, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? Product rule. प्रोडक्ट रूल। क्या फॉर्मूला होता है रिधिमा बताइए? डिफरेंशिएशन ऑफ u into v क्या होता है? देख के बोलो, u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v Plus v differentiation of u. डिफरेंशिएशन ऑफ u। यहां तक क्लियर है? Yes sir. अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 4x + 2 इज कांस्टेंट। 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 10x। 4 एक नंबर है, उसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4। डिफरेंशिएशन ऑफ 4x क्या होता है? 4। और डिफरेंशिएशन ऑफ 2 क्या होता है? 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 4 जा 40x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 20x स्क्वायर प्लस 16। 40 + 20 becomes 60x square plus 20x plus 16. This is your final answer. यहां पे हमने डिफरेंशिएशन ऑफ u into v लगाया है। इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ u into v क्या होगा, ये अपने से आप लोग ट्राई करके मुझे सेंड कीजिएगा। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है? पढ़ के सुनाइए मेहर। A particle starts from rest with uniform acceleration. Its displacement is 5 plus 60 plus 70 square. Find the magnitude of 1, initial velocity, 2, velocity at t is equal to 3 seconds, 3rd, uniform acceleration, and 4th, displacement at t is equal to 5 seconds. पहले मैं लॉजिक सिखाता हूं आपको। इनिशियल वेलोसिटी माने u निकालना है, जब टाइम कुछ भी नहीं लग रहा है उस समय जो वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, लिख लीजिए। v इक्वल टू dx/dt। ये v क्या है? वेलोसिटी है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, a इक्वल टू dv/dt। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, d/dt रहने दीजिए, v के जगह में क्या लिखोगी? dx/dt। तो क्या हो गया? इसको बोलते हैं d2x/dt स्क्वायर। देखो 2 दोनों रहता है लेकिन पढ़ते हैं d2x/dt स्क्वायर। ये क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर से रिपीट करता हूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है जनाब? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। तो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 5 प्लस 60 प्लस 70 स्क्वायर दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है। बताइए पूजा, क्या करना पड़ेगा वेलोसिटी निकालने के लिए? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि t का फंक्शन है यहाँ पे, इसलिए। अब 5 एक कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। 60 का डिफरेंशिएशन 6 × 1। 7t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 7 × 2t। यहां तक क्लियर है?
इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 6 + 14t, ये वेलोसिटी आया। लेकिन क्वेश्चन है कि इनिशियल वेलोसिटी निकालिए, मतलब अभी तुरंत। इनिशियल का मतलब है कि टाइम उसमें नहीं लगा है। जब इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे, फॉर इनिशियल वेलोसिटी टाइम क्या होना चाहिए 0। तो बताइए v इनिशियल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा 6 + 14 6 * मीटर। 0। आंसर कितना हो गया 6 मीटर पर 6। सेकेंड। समझ में आई बातें। सेकेंड नंबर कह रहा है वेलोसिटी एट t = 3 सेकेंड, मतलब आप t के जगह में 3 पुट कर दो। तो मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी एट t = 3, तो 6 + 14 * 3, तो 48 मीटर पर सेकेंड आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सीलरेशन निकालिए। थर्ड नंबर हमें क्या पूछा जा रहा है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है पढ़ना भैया, जल्दी बोलो, मुझे कॉलेज निकलना है, पनवेल तो रिया में नहीं निकलना है, कॉलेज निकलना है। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है 6 + 14t, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा 6 + 14t का डिफरेंशिएशन निकालना है। यस और नो प्रणव जी, 6 का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा 0, 14t का डिफरेंशिएशन कितना होता है 40, 14, क्योंकि 14 × 1। तो आंसर कितना हो गया 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम कहोगे सर इसमें टाइम तो आपने डाला ही नहीं, टाइम डालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट एट t = 5 सेकेंड क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो यही है, इसी में 5 पुट कर दो। तो फोर्थ नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट एट t = 5 सेकेंड, ठीक है। मैं इसको अच्छा से लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट एट t = 5। तो x = 5 + 6 × t का वैल्यू है 5 + 7t², मतलब 7 × 5²। अब सॉल्व कर लीजिए, 5 + 30 + 5², 25, 25 × 7 कितना हो जाता है 175, 175 + 5 180 + 30 210 मीटर आंसर। क्लियर है, वेरी गुड। न्यू टॉपिक लिखिए, कंडीशंस फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। ये जो है डिफरेंशिएशन का ही एप्लीकेशन है। मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। एक्चुअल में जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एप्लीकेशन को कहते हैं एओडी। जो मैथ्स वाला स्टूडेंट है वो पूरा पढ़ता है कि एओडी जो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन जो होते हैं वो टोटल 5 होते हैं। वो सारा 12 में आके वो लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट को कहते हैं रेट मेजरमेंट, ये लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। रेट मेजरमेंट मतलब किस रेट से कोई चीज बढ़ रहा है। मान लो आज पैसे का रेट जो बढ़ रहा है उससे सामान का रेट कैसे बढ़ेगा, तो उसको इसी डिफरेंशिएशन मेथड से निकाला जाता है। फिर हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसी से पता करते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीज कब होता है, कोई फंक्शन डिक्रीज कब होता है, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर इसी मेथड से हम लोग अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। अगर किसी को बोल दो √2.736432 निकालो तो बच्चा पागल हो जाएगा। किसी को बोलो क्यूब रूट निकालो तब तो वो और ही पागल हो जाएगा। और अगर और ज्यादा तंग करने का मान पावर 103 क्यूब रूट ऑफ 2.7 निकाल के दिखाइए, हम घूमने जा रहे हैं, 1 घंटा बाद घूम के आओगे तो भी कैलकुलेशन नहीं होगा। लेकिन हाँ अगर उसको एओडी आता होगा तो फटाक से क्या करेगा डिफरेंशिएशन लगाएगा और आंसर आ जाएगा। वो सिखाया जाता है स्पेशली। फिर हम लोग इसमें डिस्कस क्या करते हैं कि मैक्सिमा एंड मिनिमा किसको कहते हैं, मतलब कौन फंक्शन मैक्सिमम होगा कौन फंक्शन मिनिमम होगा। ये भी एओडी का ही एप्लीकेशन, और भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन आज जो हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई भी फंक्शन मैक्सिमम कब होगा मिनिमम कब होगा। मान लो कोई एक फंक्शन fx है या y = fx है, ये कब मैक्सिमम या कब मिनिमम होगा। मान लो सपोज करो ये कर्व आपके पास इस तरह का है, इस पूछा जाएगा कि कब ये मैक्सिमम होगा, तो देखो भाई यहाँ पे मैक्सिमम है, किस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पर है। ये तो ग्राफ बना है तो तुमने तुरंत से बता दिया।
अगर ग्राफ नहीं बना होता तब आप कैसे बताते? तो इसके लिए ये मेथड चूज किया जाता है। आप लोग यहीं बैठे बैठे सन के पास आप लोग कभी गए हैं क्या, या कोई गया है क्या? फिर भी आप लोगों को सबको बचपन से बताया जा रहा है कि 6000 डिग्री सेल्सियस इसके बाहर का टेम्परेचर है सन का, और अंदर में जो 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। उस किसी को जो बता रहा है ना उसको पूछो, जाके देखा है या देख के आया तो जाके वहां का कोयला लेके आओ तो, या हाइड्रोजन लेके आओ तो। लेकिन नहीं, हम लोग यहां से ही टेक्निकल कैलकुलेशन करके बता देते हैं और वो एक्यूरेट होता है। जरूरी नहीं है कि आग देखने के लिए आग लगाया जाए घर में। तो इसी तरह से कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है? अगर आपके पास कोई फंक्शन है तो मेरे फंडे याद रखिएगा, इसको कहता हूं मैं हर्ष फंडा। हर्ष फंडा मत समझ लेना, ये हर्ष फंडा मेरे फंडे हैं। पहला फंडा क्या है कि इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फिर उसको 0 के इक्वल कर दीजिए। ठीक है, पहले क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद क्या करना है? उसको 0 के इक्वल कर देना है, और फिर उसको डबल डिफरेंशिएशन कर दीजिए। और जो वैल्यू इसमें आया था, दो वैल्यू, उस दोनों वैल्यू को इसमें पुट करके देखो। अगर पुट करने से 0 से बड़ा होगा तो 0 से बड़ा तो मैक्सिमा होता है ना, लेकिन उल्टा बोलना है कि मिनिमा होगा। और 0 से अगर छोटा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मैक्सिमा होगा। समझ में आई बात है? अभी हम लोग क्वेश्चन करके देखेंगे कि सपोज कीजिए क्वेश्चन आपके पास, पहले वाला ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 7x स्क्वायर या 7x स्क्वायर प्लस 60 या 6x प्लस 5, ऐसा है। पूछा जा रहा है कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा और मिनिमम वैल्यू कब होगा। ठीक है, या नंबर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 7x स्क्वायर है ना, तो इसकी वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं 12x स्क्वायर कर देते हैं। ये फंक्शन ले लिया, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करो, dy बाय dx। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा रिधिमा बताइए? 12x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? Sir, 12 into 2x. 24x। 6x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 6। 6x. 5 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। 0. फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, अगर आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो क्या करना चाहिए? dy बाय dx इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था अभी फंडा। तो 24x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 24x इज इक्वल टू क्या हो गया? -6। x इज इक्वल टू -1/4। ये तो सिंगल नंबर दिख रहा है, तो आप आराम से बता सकते हो कि ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम। बहुत बार क्या होता है, दो नंबर आते हैं, दो या दो से ज्यादा नंबर आते हैं, उसको क्या करते हैं? डबल डिफरेंशिएशन में पुट करते हैं, मतलब फिर से डिफरेंशिएशन कर दो इसका। 24x प्लस 6 का डिफरेंशिएशन 24 -1/4 पुट कर दो, तो x है ही नहीं, तो पुट करने की जरूरत ही नहीं है। अब 24 क्या दिख रहा है आपको? 0 से बड़ा नंबर है, मतलब पॉजिटिव है। और मैंने क्या बोला था? जो बड़ा रहे उसको छोटा बोलना है। तो क्या बोलना है? फंक्शन इज मिनिमम। 0 से बड़ा रहे तो उल्टा बोलना है, मैक्सिमा नहीं बोलना है। फंक्शन इज मिनिमम। कहां पे मिनिमम है? जब x की वैल्यू -1/4 है, फंक्शन इज मिनिमम। सर फंक्शन इज मिनिमम जब x की वैल्यू जब ये 24 होगा। नहीं, जब x की वैल्यू -1/4 होगा। सिर्फ डबल डिफरेंशिएशन जो है चेक करने के लिए होता है कि ये मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, बस उसका काम और कुछ भी नहीं है। क्लियर है मेरी बात है? अब अगर दो बार वैल्यू आता है, x की वैल्यू अगर 2 होता है, अगर -6 -2 दो नंबर आता है, या -6 2 दो नंबर आता, तब मैं क्या करता पता है? डबल डिफरेंशिएशन में एक बार -6 डालता, फिर एक बार 2 डालता, फिर दोनों में देखते कि 0 से बड़ा कौन है। 0 से बड़ा जो वैल्यू आता हम बोलते कि मैक्सिमम, वहां पे मिनिमा है, और 0 से जो छोटा आता वो मैक्सिमा है। मेरे शीट में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिसको HPS कहते हैं, हर्ष प्रैक्टिस सेट। नाउ सेक्शन F, न्यू सेक्शन, इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आज अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।
डिफरेंशिएशन हम लोग फिनिश कर चुके हैं। देखिए डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी फंक्शन को तोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। सपोज कीजिए कि आप लोगों ने घर में ईंट से दीवार बना रहे हैं, तो क्या कहोगे? डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक, ठीक है, ब्रिक कहां से कहां तक? 0 मीटर से लेकर 5 मीटर तक, ऐसा लिख सकते हैं। या इंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to 5, ऐसा बोल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो होता है बिल्ड अप एनी फंक्शन, किसी फंक्शन को जोड़ना है। अब तुमको कि सर कैसे, मुझे जरा डिटेल में बताइए। अगर आपके पास dy dx है, माने अगर आपने डिफरेंशिएशन किया, उसका कोई वैल्यू आ रहा है, तो आप इसको इंटीग्रेशन करोगे तो ये वैल्यू आएगा। वो कैसे, वो मैं समझाता हूं। सपोज कीजिए एक आपके पास बड़ा सा फंक्शन था fx, आपने इसको डिफरेंशिएशन कर दिया तो वो छोटा फंक्शन बन जाएगा, यस और नो? क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब ब्रेक डाउन होता है, छोटा करना, बड़ा फंक्शन को छोटा बना दिया। अब ये dx इधर है तो इसको इधर ले जाओ, तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल fx इज इक्वल टू fx dx। समझ में आई बात है? हम लोगों ने किसी लेक्चर में डिस्कस किया होगा कि जब भी स्मॉल एलिमेंट होता है उसको अगर बड़ा करना होता है तो इंटीग्रेट करना चाहिए। तो इसलिए इंग्लिश में यहां क्या लिखेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ dfx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x dx। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये छोटा फंक्शन किसमें बड़ा हो जाता है? कन्वर्ट, बड़ा फंक्शन में हो जाता है। तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x dx। तो ये जो सिंबल है इंटीग्रेशन और dx जो लिखते हैं, इसी पूरे को मिला के इंटीग्रेशन कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम है इंटीग्रल्स, इसी का तीसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव, माने डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है ये। समझ में आई बात है? अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n निकाला जाए तो क्या आंसर आएगा पता है? x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। अगर तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगी तो देखना x टू द पावर n आएगा। अगर नहीं विश्वास है तो मैं करके दिखाता हूं, क्योंकि विश्वास करना जो है वो अपराध है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ विदाउट प्रूफ हम लोग किसी की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोग साइंस वाले हैं भैया। 1 अपॉन n+1 कांस्टेंट है, उसको बाहर कर दीजिए। आप डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n+1 निकालो तो क्या हो जाएगा? n+1 इंटू x टू द पावर n+1 - 1, यही तो फॉर्मूला होता है। n+1 कट कर दीजिए, +1 - 1 कट कर दीजिए, आंसर x टू द पावर n आया या नहीं आया? तो देखा, मैंने प्रूफ दे दिया आप लोगों को कि डिफरेंशिएशन अगर आप किसी फंक्शन का करते हैं तो इंटीग्रेशन आ जाता है। क्या पढ़ना भैया, समझ में आ रहा है? यस सर। अगर उसी तरह इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन आएगा, जरूरी नहीं है लेकिन हो भी सकता है। ठीक है, तो यू नो द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का अगर आप रिवर्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है? इंटीग्रेशन बन जाता है। नाउ फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, कुछ फॉर्मूला बता रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n कहां से आता है? तो ये पूछेगा कोई कि कहां से आया ये फॉर्मूला। मैं बच्चे की खिंचाई करता रहता हूं, मैं बोलता हूं भैया ये फॉर्मूला कहां से आया, तो बच्चे बोलते हैं सर फर्स्ट प्रिंसिपल से। अरे फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं भाई, फर्स्ट प्रिंसिपल में तो डिफरेंशिएशन आया था, ये एंटी डेरिवेटिव है, मैंने डिफरेंशिएशन से ही आया, डिफरेंशिएशन का उल्टा किया सर मैंने, इसलिए ये इंटीग्रेशन आया है। समझ में आई बात है? तो जब भी आप इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n करते हैं तो x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ये c क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि किसी का भी इंटीग्रेशन करने पे कांस्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर यहाँ पे तुम कांस्टेंट पुट कर दो प्लस c तो उसका भी डिफरेंशिएशन देखो सेम आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्लियर है मेरी बातें? ये एक फॉर्मूला लिख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। अब मुझे बताइए रिधिमा मैडम, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 क्या होगा?
Sir, x to the power 6 upon 6 प्लस सी, दिमाग में याद रखना है प्लस सी जरूर लगाना है, और इंटीग्रेशन के समय में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं घुसाना है, हर बार बच्चे यही गलती करते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -3 है तो कैसे लिखोगे, x टू द पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 + c इज इक्वल टू x टू द पावर -2 अपॉन -2 + c। आंसर इज हियर -1/2 इंटू x टू द पावर 2 + c आंसर। इसी तरह से अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx अगर दिया है तब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ पता है, यहाँ पे 1 इंटू dx लिखा हुआ है, यस और नो। अच्छा 1 को हम लोग x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, यस और नो। फॉर्मूला लगा दीजिए x टू द पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 + c, आंसर इज x + c। तो अगर मैं पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है तो इसको पूरा प्रॉपर लिख लीजिए आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x + c होता है। बहुत बार मैं शॉर्टकट में इसको ये बोल देता हूं, शॉर्टकट में मैं ऐसे बोल देता हूं कि इंटीग्रल ऑपरेटर और डिफरेंशियल ऑपरेटर को कट करके x + c देख दीजिए, लेकिन ये रियल में सही नहीं है। आंसर सही है लेकिन मेथड सही नहीं है। जैसे डिफरेंशिएशन में मैं बोला था ना कि dx/dx नहीं कट करके 1 नहीं लिखना चाहिए, आंसर तो 1 आता है लेकिन ऐसा करना नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बातें? 5/5 1 होता है लेकिन dx/dx 1 नहीं होता है, मतलब 1 मतलब डायरेक्टली ऐसे कट करके नहीं होता है, 1 आंसर 1 आता है लेकिन कट नहीं होता है। चलिए बहुत सारी गर्ल्स हैं तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि आप लोगों को कलर पसंद है। नाउ अब इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x क्या होगा, तो पता करो कि डिफरेंशिएशन किसका डिफरेंशिएशन 1/x आता है, तो log x का डिफरेंशिएशन आता है, तो उल्टा कर दीजिए, वह इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होगा, log x। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या होगा, ऑब्वियसली e टू द पावर x होगा। इसी तरह से अगर इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x क्या बोले तो वही डिफरेंशिएशन का उल्टा करना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, a टू द पावर x अपॉन log a। ठीक है। अब अगर किसी ने बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 5 क्या होगा बताइए, ये फॉर्मूला है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर 5 + c, सेम। क्लियर है मेरी बातें? बेवकूफ बच्चे को पढ़ाने से फायदा होता है कि गलत गलत भी बोलो तो उसमें सही सही बोलता है वो। सर e टू द पावर 5 तो कांस्टेंट है अरे ना? e टू द पावर 5 तो कांस्टेंट है भाई, पन्ना भैया की बात में बत्ती जली है। अरे e टू द पावर 5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x + c, ये आंसर होगा। नहीं समझे मेरी बात? क्योंकि e के पावर वेरिएबल थोड़ी है, e पे पावर नंबर है, e टू द पावर 5 है। हाँ अगर यहाँ पे ऐसा होता e टू द पावर 5x होता तो भले हम लोग कह सकते थे, अलग बात। अगर e टू द पावर 5x अगर कहीं है तो इसको कैसे लिखेंगे पता है, e टू द पावर 5x अपॉन c और डिफरेंशिएशन ऑफ 5x। ठीक है, ये शॉर्टकट होता है, e टू द पावर 5x अपॉन 5 + c। थोड़ा कम समझ में आ रहा है रिधिमा को इस वाले में, मुझे पता चल गया वो, इसलिए तो वीडियो रखने से मुझे पता लग जाता है, शकल से मालूम चल जाता है कि क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। मैं बहुत जल्दी शकल पढ़ता हूँ, देखते हो, इसलिए हंसना मत। चलो मजाक कर रहा हूं। अब बताइए मुझे, अगर e टू द पावर 2x है तो आपने कहा कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, ऐसा बोला ना आपने, देखिए ये वाले फॉर्मूले में, तो e टू द पावर 2x का भी डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x होगा। लेकिन हाँ 2x का भी फिर करना पड़ेगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है, यू नो e टू द पावर 2x अपॉन 2 + c। जब भी इस तरह पावर रहते हैं ना तो नीचे डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है। क्लियर है? नाउ यहां मैं लिस्ट बना दिया है सारा, तो चलिए प्रणव 1 2 3 पढ़ के सुनाइए। Integration of x to the power n is equals to x raised to n + 1 upon n + 1 + c. Integration of dx और सुन लो, n की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, अगर -1 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर अलग आ जाएगा, 1/x मतलब log x आ जाएगा आंसर, इसलिए n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा सर, वैसे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला है?
अच्छा, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, जी सर। यही कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। हाँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट तो c इंटू एक्स प्लस सी, क्योंकि जब भी इंटीग्रेशन को अच्छा, dx तो हाँ। लगा ही रहता है ना उसमें। हाँ सर। ठीक है, तो सी एक्स प्लस सी। जी सर, और फिर यस, बोलो बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x is equals to log x. log x प्लस सी, क्लियर है मेहर? 4 5 6 integration of e raised to the power of x with respect to x is equal to e raised to the power of इतना x बड़ा plus बोलने की c. जरूरत नहीं है, ब्रेन को ना छोटा चीज दिखाएगी तो जल्दी याद रखेगा। अगर ब्रेन को Integration कहोगे of a raised पासवर्ड to ये the है, power. मुत्था स्वामी पासवर्ड बोलेगी तो वो याद ही नहीं रखेगा। उसको छोटा सा नंबर बोलेगी 4271 तुरंत याद रख लेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x प्लस सी। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर। Integration of a raised to the power of x is equal to a raised to the power of x divided by log a plus c. इतना बड़ा बोल रही है, बहुत बड़ा करके Integration. बोल रही है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x log a प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर। Integration of sin x is equal to minus cos x plus c. वेरी गुड, पूजा पढ़ के सुनाइए, 7th। Integration of cos x equals to sin x plus c. Integration of sec square x equals to 10x plus c. ये सब कहां से आता है? ये डिफरेंशिएशन का उल्टा कर करके आता है। Antiderivative. एंटी डेरिवेटिव इसी को कहते हैं। एंड इंटीग्रल का मतलब इंटीग्रेशन का ही दूसरा नाम है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स इसी का दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट रिधिमा। Integration of cos x square x is equal to minus cot x plus c. Integration of sec x tan x is equal to sec x plus c. Integration of cosec x cot x is equal to minus cosec x plus c. इंटीग्रेशन Integration ऑफ of- tan x इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ sec x प्लस c। ये सब प्रूव कराऊंगा, ये दोनों तो मैं आगे कहीं प्रूव करा दूंगा आपको। इज इक्वल लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cot x इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ sin x प्लस c। ये दोनों का कम यूज होता है आप लोगों में। हाँ, ये सब सारा यूज होता है। न्यू टॉपिक, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के 3 मेथड्स, मेन मेथड्स हैं। एक्चुअल में मैं ये सारा नहीं कराऊंगा, सिर्फ इसका नाम बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, एक को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरे वाले को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, थर्ड वाले को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। बस नाम सीखना है कि मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन कितने होते हैं, 3। इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जैसे एग्जांपल बताया था मैंने, e टू द पावर 5x का डिफरेंशिएशन क्या बोला था मैंने, e टू द पावर 5x अपॉन 5 प्लस c। मतलब नीचे जो डिफरेंशिएशन कर रहे थे वो जानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही वो आ रहा था, लेकिन इसको शॉर्टकट मैंने अपना बनाया है, हर शॉर्टकट, इसलिए मैं डायरेक्ट बोल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन। मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन के 2 बेटे, एक को इनडेफिनेट इंटीग्रल, दूसरे को डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता था, अगर फंक्शन ऑफ एक्स हम लोग करते थे, छोटा फंक्शन का इंटीग्रेशन करते थे तो बड़ा फंक्शन बन जाता था। बनता था या नहीं बनता था? और प्लस सी लिख देते थे हम लोग, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमेशा सी लिखा जाता है। लेकिन अगर डेफिनेट इंटीग्रल है तो क्या करते हैं, सी नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, क्योंकि लिमिट लगाने से इसका सी खत्म हो जाता है। और ऐसे करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, और एक बार एक्स की जगह में हायर लिमिट डाल देते हैं और एक बार लोअर लिमिट डाल देते हैं। ये आंसर हो गया। तो डेफिनेट इंटीग्रल किसको कहते हैं, जिसमें लिमिट दिया रहे उसको डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। व्हेन अ फंक्शन इज इंटीग्रेटेड बिटवीन डेफिनेट लिमिट्स द इंटीग्रल इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। समझ में आई बातें? क्वेश्चन करके दिखाते हैं। अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है 1 से लेकर 2 तक, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है रिधिमा की इनडेफिनेट इंटीग्रल है? सर डेफिनेट है। डेफिनेट है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम 1 से लेकर 2 तक। यस और नो? लोअर लिमिट इज 1, हायर लिमिट इज 2। तो 1/3 पहले कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। एक्स की जगह में एक बार 2 डाल दो और एक्स की जगह में एक बार 1 डाल दीजिए। तो आंसर क्या हो गया, 2 क्यूब 8 माइनस 1 7/3 आंसर। कितना इजी है। अब इसी तरह से अगर इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 आपके पास दिया हुआ है और इंटीग्रेशन करना है 2 से लेकर 5 तक,
तो पहले इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx। लिमिट कहां से कहां तक, 2 से लेकर 5 तक, 2 से लेकर 5 तक। अब इंटीग्रेशन करते हैं, 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, इसको कहते हैं 2 to 5 लिमिट है, फिर 5 यहाँ कांस्टेंट है, x फ्रॉम 2 to 5, यस और नो। अब इस 2 और 2 को कट कर दीजिए, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 5² माइनस 2² प्लस 5 इंटू 5 माइनस 2, 5² 25 माइनस 4 प्लस 5 इंटू 5 3 जा 5 माइनस 2 3, 25 माइनस 4 21 प्लस 15 इक्वल टू 36। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? सो नाउ बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे जो मेरे शीट में होगा। सो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश। कमिंग क्लास में फिर हम लोग कोई अलग लेक्चर डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक।